नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत साइट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टडीज जी के देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारत की ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनु भाकर को नामित किया गया है। और ये जो समापन समारोह होगा ये 11 अगस्त को होगा। 11 अगस्त को होगा और इस समापन समारोह में मनु भाकर भारतीय ध्वजवाहक होंगी, याद रखिएगा। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीता है, 2 कांस्य पदक जीता है इन्होंने। और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी हैं कि किसी एक ओलंपिक में 2 पदक जीता हो। जो पहला पदक इन्होंने जीता है वो, अच्छा, ये दोनों पदक इन्होंने शूटिंग में जीता है, ये भी याद रखिएगा। शूटिंग स्पर्धा में इन्होंने जीता है। और जो पहला पदक इन्होंने जीता है महिलाओं के वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। जबकि जो दूसरा पदक इन्होंने जीता है वो मिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है, एयर पिस्टल में जीता है। जो मिक्स में इन्होंने थी तो ये मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी थी। तो सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स में कांस्य पदक जीता है। जो स्वप्निल कुसाले हैं, स्वप्निल कुसाले को भी याद रखिएगा, इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो इसको भी याद रखिएगा। इस तरह से देखा जाए तो भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अब तक 3 पदक जीता है, तीनों कांस्य पदक है और तीनों शूटिंग में जीता है। पहला पदक मनु भाकर के द्वारा जीता गया, दूसरा पदक मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी के द्वारा जीता गया और तीसरा स्वप्निल कुसाले के द्वारा जीता गया। हाल ही में किस देश में तख्तापलट के कारण देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो शेख हसीना, इनका नाम है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। और ये इस्तीफा देके और देश छोड़ के भारत में इन्होंने शरण लिया है, ये भी याद रखिएगा। भारत में इन्होंने शरण लिया है और बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल में मिलिट्री शासन हो गया है। किस राज्य सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी दर पर खरीदने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी दर पर खरीदने की घोषणा की है। 2024 के लिए कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आनंद कुमार। आनंद कुमार को कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत के रूप में नामित किया गया है। जो आनंद कुमार हैं ये सुपर 30 की कोचिंग के संस्थापक हैं। सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक हैं, ये भी याद रखिएगा। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी हैं। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए 4 नए ऐप लॉन्च किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 4 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन के लिए 4 नए ऐप को लॉन्च किया गया है। ये जो 4 ऐप हैं इनको भी याद रखिएगा। इसमें एक है ई साक्ष्य है, एक ऐप है ई सम्मन है, ई सम्मन, न्याय सेतु और एक है न्याय श्रुति एक है। तो इसको भी याद रखिए। ये 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं और इन चारों को ई साक्ष्य क्या रहेगा? तो ई साक्ष्य में सभी जो गवाहियाँ होंगी कोर्ट में और वीडियोग्राफी होगी और फोटोग्राफी होगी आदि सभी को क्या किया जाएगा? सेव किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा इसी ऐप में। तो किसको कि सभी गवाहियों को, वीडियोग्राफी को, फोटोग्राफी को आदि को सुरक्षित रखा जाएगा ई साक्ष्य ऐप में। जबकि जो ई समन है इसके द्वारा कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट
कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थाने को और संबंधित व्यक्ति को समन भेजेगा। ठीक है, संबंधित व्यक्ति को समन भेजेगा। कोर्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थाने के और संबंधित व्यक्ति को समन भेजेगा। ई समन ऐप के माध्यम से। जो न्याय सेतु है, न्याय सेतु पुलिस को जांच से जुड़ी सभी जानकारियों को वास्तविक समय पर उपलब्ध कराएगा। तो सभी जानकारियों को, पुलिस जांच से संबंधित सभी जानकारियों को पुलिस को वास्तविक समय पर इसको उपलब्ध कराया जाएगा न्याय सेतु ऐप के माध्यम से। जो न्याय श्रुति है, न्याय श्रुति के द्वारा अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने के लिए सक्षम बनाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने के लिए सक्षम बनाएगा। तो इसमें क्या क्या है, ई साक्ष्य, इसमें डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा, जैसे गवाहियों को, वीडियोग्राफी को, फोटोग्राफी आदि जो कोर्ट में संचालित होंगी, इन सभी को सेव किया जाएगा। इस संबंध में कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थाने को और संबंधित व्यक्ति को समन भेजेगा और न्याय सेतु के माध्यम से सभी जानकारियाँ, जो भी जांच से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, उसको पुलिस को वास्तविक समय पर उपलब्ध कराया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। और न्याय श्रुति जो है, न्याय श्रुति के माध्यम से अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों को सुनने में सक्षम बनाया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट को सुनने में सक्षम बनाया जाएगा न्याय श्रुति के माध्यम से। हाल ही में चर्चा में रही बागाटा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में निवास करती है। ओडिशा के अलावा आंध्र प्रदेश में भी यह जनजाति निवास करती है। आंध्र प्रदेश में भी यह जनजाति निवास करती है। तो ये भी याद रखिएगा। और इस जनजाति को बागट नाम से भी जाना जाता है, बोगद नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 6 सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311 के तहत। अनुच्छेद 311 के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। नए आपराधिक कानूनों के 100% कार्यान्वयन वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ बना है। चंडीगढ़ जो है, जो नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं उसको 100% क्रियान्वित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। और ये जो 3 आपराधिक कानून जो लागू किए गए हैं, एक बार उन को देख लेते हैं। तो पहला जो है भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, न्याय संहिता है, ये 2023 न्याय संहिता 2023 है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। और तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023। तो ये 3 नए आपराधिक कानून लाए गए हैं। और इसको याद रखिएगा कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये किसके स्थान पे लाई गई है? तो भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह पे इसको लाया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर इसको लाया गया है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर लाया गया है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पे लाया गया है। ये जो तीनों नए कानून लाए गए हैं, ये 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा।
पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस मुकाबले में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच जो हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराकर स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। जो कार्लोस अल्कराज हैं इनको भी याद रखिएगा, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और आपको याद होगा कि विंबलडन 2024 में कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर एकल पुरुष का खिताब जीता था। ये भी याद रखिएगा, विंबलडन का खिताब कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा के जीता था। और जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसमें नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हरा के स्वर्ण पदक जीता है, ये भी याद रखिएगा। और नोवाक जोकोविच जो हैं सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुल 24 ग्रैंड स्लैम जीता है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। वे किस नृत्य से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम से संबंधित थी। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का एक प्रमुख नृत्य है। तमिलनाडु का एक प्रमुख नृत्य है और इसके जो अन्य कलाकार हैं उनको भी याद रखिएगा। उसमें कौन आता है? रुक्मिणी अरुंडेल आती हैं। प्रमुख कलाकार रुक्मिणी अरुंडेल हैं। मृणालिनी साराभाई हैं। मृणालिनी साराभाई हैं और लक्ष्मी विश्वनाथन हैं। तो ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं, इनको भी याद रखिएगा। जो कथक नृत्य है यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, जबकि कथकली जो है आंध्र प्रदेश का है और यक्षगान जो है कर्नाटक का एक प्रमुख नृत्य है, तो इसको भी याद रखिएगा। अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका किस एक भारतीय संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 6 से 8 अगस्त को बिम्स्टेक का पहला व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये भी याद रखिएगा कि इसका जो उद्घाटन हुआ था एस जयशंकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जयशंकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। जो बिम्स्टेक का पहला व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन एस जयशंकर ने किया था। जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। 6 जून 1997 को हुई थी और इसके टोटल 7 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान है, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। तो ये टोटल 7 देशों का एक समूह है जिसे बिम्स्टेक कहा जाता है और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।